मैं अपने दोस्त श्याम के साथ दिल्ली जा रहा था। यात्रा की दूसरी शाम हम दोनों ने कोलाहलपूर्ण हाईवे ना चुनकर शांत जंगल वाला रास्ता चुना। उसी शांत रास्ते पर श्याम ने किसी जगह पर गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि उसे टॉयलेट करना था। मैंने उससे पूछा कि क्या वो कुछ समय तक रुक सकता है, जिस पर उसने कहा कि यदि वो 1 सेकंड भी रुका तो उसका पेट फट जाएगा। मैं आसपास किसी पेट्रोल पंप को खोजने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा यदि मैं उसे जंगलों में जाकर टॉयलेट करने को कहूँ तो ठीक होगा। तभी मुझे अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी दिखाई दी। वो 7-Eleven था, और जब तक मैं कार पार्क करता उससे पहले ही श्याम अंदर जा चुका था। कार के अंदर बैठे हुए ही मुझे अचानक बहुत जोर की भूख लगी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो कुछ रुपए पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा अंदर चलकर कुछ चिप्स और बिस्कुट लेता हूँ, और मैं अंदर गया। मैं वहाँ पर रखी सारी चीज़ों को देख रहा था, और तभी मुझे लगा जैसे कोई पीछे से मुझे देख रहा हो। मैं पीछे घूमा और एक आदमी को देखा। मुझको देखते ही वो दूसरी ओर चला गया। मैं भी जल्दी से अपना सामान लेकर अपनी कार की तरफ आ गया। मुझे 7-Eleven के पीछे का घना जंगल दिख रहा था। श्याम बहुत देर से गया था, इसलिए मैंने उसे मैसेज किया कि हो गया। उसका जवाब आया, बहुत कुछ हो गया। श्याम अक्सर ही ऐसे मजाक में जवाब देता था। मैंने अपने खरीदे हुए चिप्स खाना शुरू कर दिए। तभी मुझे अंधेरे में एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मुझे इशारे से बुला रहा हो। यहाँ पर। तभी पेड़ों के पीछे से एक आदमी निकला। उसके चेहरे पर धूल जमी हुई थी और उसकी आंखें शीशे जैसी थी। हम दोनों एक दूसरे को एक लंबे समय तक बस देखते ही रहे। तभी वो बोला, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं बहुत डर गया और तुरंत कार के अंदर बैठकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने जल्दी से शाम को मैसेज किया कि वो जल्दी करे, और मैंने उसे बताया कि बाहर एक डरावना सा आदमी खड़ा हुआ है। फिर भी श्याम का मिजाज शांत था। कुछ समय बाद श्याम बाहर आया, और जैसे ही वो कार में आकर बैठा, मैंने कार को तेज स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने जब कार के शीशे में पीछे देखा तो मुझे 3 डरावने आदमी 7-Eleven को घेरे हुए पेड़ के पीछे से दिख रहे थे। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे कोई आभास नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा था, लेकिन मुझे जानने में कोई रुचि नहीं है। ये उस वक्त की बात है जब मैं 16 साल का था, और ये बात आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मेरे बड़े भाई के दोस्त राजीव ने मुझे 2 दिनों के लिए उनका घर देखने का काम दिया, जिसके लिए मुझे 2,000 रुपये मिलने थे। 2,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा थे, और क्योंकि मैंने हाल ही में अपना PlayStation 3 बेचा था और अब मुझे PlayStation 4 ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए थे, तो ये काम ऐसा था जैसे भगवान खुद मुझे पैसे देना चाह रहे हैं। शाम को करीब 6 बजे राजीव ने मुझे घर से पिक करके अपने यहाँ छोड़ दिया। हम लोगों के वहाँ पहुँचने पर उसने मुझे अपने घर के अंदर और बाहर के सारे सिक्योरिटी कैमरा को दिखाया। हालांकि सारी रात मॉनिटर देखते रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। समय बिताने के लिए मैं अपना लैपटॉप लेकर आया था। अचानक मुझे भूख लगी और फ्रिज से खाने का ख्याल मेरे जहन में आया, मगर जैसे ही मैं नीचे जाने के लिए उठा, मुझे अपने आंखों के किनारे से मॉनिटर में कुछ हिलता हुआ दिखा। लैपटॉप तुरंत बंद करके मैं फिर से बैठ गया और कैमरा 4 में हो रही हलचल को देखने लगा। ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि कैमरा 4 में किसी आदमी की परछाई दिख रही थी। एक पल के लिए मॉनिटर से नज़र हटाते ही वो आदमी मॉनिटर स्क्रीन से गायब हो गया, और तभी अचानक मुझे नीचे से बहुत ज़ोर से शीशा टूटने की आवाज़ आई और मेरी आंख तुरंत मॉनिटर पर गई। मैंने उस आदमी को तहखाने वाली खिड़की से काफ़ी तेज़ रफ्तार से अंदर आते हुए देखा। मुझे बेचैनी हो गई। मैं देख रहा था और वो आदमी हाथ में चाकू लिए हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़े जा रहा था।
मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और सारी बात बताई। डर की सारी हदें तब पार हो गईं जब मैंने उस आदमी को उस मंजिल पर देखा जिस मंजिल के एक कमरे में तो मैं खुद था। वो आदमी किसी को भी पाने की फिराक में जल्दी जल्दी से कमरों के दरवाजे खोल रहा था। मैं दरवाजे पर कान लगाकर बैठा हुआ था कि तभी उसके पैर के कदमों की आवाज़ धीमी हो गई। उसने मेरे कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर उसे अंदर से बंद पाया। दरवाज़ा बंद पाते ही उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और मेरे कमरे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर डर कर बैठे हुए मुझे सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सायरन की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। जब मुझे उस आदमी के भागते कदम सुनाई दिए तब मेरी जान में जान आई। तभी मुझे नीचे वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। अपने हाथ ऊपर करो, उनमें से एक पुलिस अफसर ने कहा। कुछ पलों बाद मैं नीचे आया और उनमें से एक पुलिस वाला उस आदमी के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे बाहर लिए जा रहा था। पुलिस ने ये सारी बात राजीव को बताई और लगभग 20 मिनट बाद राजीव मुझे वापस मेरे घर छोड़ आया। मगर उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और पूरी रात मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं अब भी जिंदा हूँ। अगर पुलिस समय पर नहीं आती तो इस कहानी को बताने के लिए मैं इस वक्त जिंदा नहीं होता। शाम के करीब 5:30 बज गए थे और मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी क्योंकि मेरा घर मेरे स्कूल से काफ़ी दूर था। उस वक्त उस रास्ते पर केवल 4-5 लोग ही आ रहे थे। चलते हुए मैं अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके पूछ रही थी कि क्या मैं उस रात उसके यहाँ आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था और मेरा लैपटॉप खराब था। तभी मुझे एक बुढ़ा आदमी मेरी तरफ आते हुए दिखा। गली काफ़ी पतली थी, इसलिए मैं एक तरफ किनारे खड़ी हो गई ताकि वो आदमी आराम से जा सके, और तभी वो भी एक किनारे खड़े होकर रुक गया। कृपया मुझे जाने दीजिए। बेचैनी से मैं हल्की सी मुस्कुराई और दूसरी तरफ जाने के लिए आगे बढ़ी और उस आदमी ने एक बार फिर मेरी ही नकल की। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। उसके बाद वो आदमी हंसते हुए चला गया। मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी मुझे पीछे से उसके जमीन पर लगातार जूते खरखराने की आवाज सुनाई दी। मैं भयभीत हो गई थी और वो हंस रहा था। मुझे लगा वो आदमी पागल है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताया और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, और मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। करीब 7 बजे मैं एक स्टोर के बाहर खड़ी थी और एक जीप का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के घर पहुंचने में 45 मिनट लगते। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद एक जीप आई और उस पर पहले से ही 5 लोग बैठे हुए थे और मैं भी उसी जीप में बैठ गई। एक एक करके जीप से लोग उतरते गए और आखिर में सिर्फ मैं ही बची। कृपया मुझे टर्मिनल के पास उतार दें, मैंने कहा। ड्राइवर कुछ नहीं बोला, बस जीप चलाता गया। टर्मिनल आया और टर्मिनल को पीछे छोड़ते हुए वो जीप चलाता ही रहा। कृपया मुझे यहीं पर उतार दें, मैंने उसे फिर से कहा, और तभी मुझे शीशे में से उसका चेहरा दिखा। वो तो वही पागल बुढ़ा आदमी था। मैं फिर से बेचैन हो उठी और वो मुस्कुरा रहा था। मैंने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया क्योंकि उस एरिया में 100 नंबर पर कॉल नहीं लग रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। तभी कुछ दोस्तों ने हाथ देकर जीप रोकने के लिए कहा। जीप रुकते ही मैं तेज़ी से उतरी और वहाँ से भागने लगी। उन लोगों को मैं ज़रूर कोई पागल लड़की लगी होंगी, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा फ़ोन किया और इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। वो अपने स्कूल से तुरंत घर ही पहुंचा था। मैंने उसे सब कुछ बताया। मैं जहाँ थी वहाँ से मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अपनी कार से अपने घर ले गया और मुझे दोबारा कभी भी रात में सफ़र करने के लिए उसने मना कर दिया।
इससे पहले भी खराब लोगों द्वारा मेरा पीछा हो चुका है। एक बार तो लगभग उत्पीड़ित भी हो चुकी हूँ। मैं ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देख रखा है और उन अनुभवों की वजह से ही मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा सहनशील मानती थी। जब एक बार किसी ने मेरा उत्पीड़न करने की कोशिश की, मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था मैं इसको आसानी से मार सकती हूँ और मैंने वही किया। मुझे पता चल जाया करता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है या जब कोई अपना असली चेहरा छुपा कर रखता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ भगवान से वरदान प्राप्त है शायद। मैं कोई अंधविश्वासी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर सहमति जरूर है। मेरी लाइफ में एक दिन ऐसा आया जहाँ सब कुछ बहुत अजीब हुआ। मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी और एक बहुत सुंदर से अपार्टमेंट में रहती थी। शुक्रवार का दिन था और मुझे बैंक जाना जरूरी था क्योंकि मैं अपने चेक को नकद में बदलवाना भूल गई थी। मैं अपने घर से बाहर निकली, दरवाजा बंद किया और अपनी कार की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं अपनी कार की तरफ जा ही रही थी कि तभी तेज गति से आ रही एक कार मेरे ठीक सामने रुकी। उसके अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक काफी बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा था और उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी जेल से निकल के आया हो, और दूसरा काफी पतला था और उसने एक काला चश्मा पहन रखा था। जैसे ही मेरी नजरें उनसे मिली, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मेरे अंदर से एक आवाज आने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे बहुत अजीब लगने लगा। उनमें से जो बड़ा था वो ही कार चला रहा था और उसने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, यहाँ आओ बातें करते हैं। आज तक मैंने जितनी लड़कियां देखी हैं उनमें से तुम सबसे सुंदर हो। अब मैं अपनी कार की तरफ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनको पता लगे मैं कौन सी कार चलाती हूँ, और मैं अपने घर भी वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं नीची मंजिल पर ही रहती थी और वो दोनों वहाँ आसानी से अंदर आ सकते थे। और अगर उनको अभी तक मालूम नहीं था कि मैं कहाँ रहती हूँ तो मुझे उन्हें ये बताने का कोई इरादा नहीं था। मैंने अपार्टमेंट के ऑफिस की तरफ जाना शुरू कर दिया, हालांकि वो भी थोड़ा दूर था। मैंने अपने हाथ में छुरी निकाल रखी थी। मैंने उस छुरी को स्वेटर से छुपा रखा था। जब तक मैं ऑफिस की तरफ जा रही थी वो आवाज़ें निकाल रहे थे। मैंने भी बीच बीच में उन्हें देखा ताकि मुझे पता लगे कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। उनमें से जो बड़ा आदमी था उसने मुझसे कहा, हमारे दोस्त के यहाँ आज रात को 2 बजे पार्टी है, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? हम लोग पार्टी से पहले ही एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। उस वक्त दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, और मुझे परेशान करना बंद करो। उन लोगों ने मुझे फिर भी बहुत सी चीजें कहकर मुझे लुभाने की कोशिश की। आखिरकार उन दोनों ने मुझसे कहा, अगर तुम हमारे साथ आओगी तो हम तुम्हें फ्री में जूतियां देंगे। जो पतला आदमी था वो कार में पीछे घूमा और कुछ करने लगा। मैं देखने के लिए रुक गई क्योंकि मुझे देखना था वो कोई बंदूक या कोई ऐसी चीज तो नहीं निकाल रहे हैं जिससे वो मुझे बांध दे। मैं अभी ऑफिस से थोड़ी दूर थी और मैंने खुद को दौड़ने की स्थिति में तैयार कर लिया। तभी उस आदमी ने पीछे से एक नीले रंग का बैग निकाला जिसके अंदर कई रंग बिरंगे जूते थे। उनके साइज एक छोटी बच्ची के पैरों से लेकर एक जवान महिला के पैरों के साइज के बराबर थे। अब मेरे दिल की आवाज मेरे दिमाग में हल्ला करने लगी और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मेरे घुटने जमीन पर गिरना चाह रहे थे और मुझे उल्टी आने लगी। वे राक्षस थे। मैंने इतना गंदा और इतना बुरा अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया था। मैंने तेज आवाज में उन्हें मना किया, नहीं, और इस पर वो गुस्सा होकर कार से बाहर आने लगे। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे 2 बच्चे खेलते हुए मिले। मैंने उनको उठाया और दौड़ना चालू कर दिया। मैं उन छोटे बच्चों को उन पागल गुंडों के सामने नहीं छोड़ सकती थी। जैसे ही हम लोग ऑफिस पहुंचे, मैंने अंदर बैठे आदमी को पूरी बात बताई और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैंने उन बच्चों की माँ को भी फोन किया और उन्हें बताया कि उनके बच्चे मेरे साथ हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैंने उन्हें ये भी बताया कि अभी वो अंदर ही रहें क्योंकि वो गंदे आदमी अब भी बाहर हो सकते हैं। इस हादसे के बाद मैं अगले कुछ दिनों तक अपना घर छोड़ने से भी डरती थी।
मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी दोस्त को भी बुलाकर उसे कहा कि वो मेरे साथ रहे। उसी हफ्ते के चौथे दिन हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे और बाहर आते ही मेरी दोस्त बोली, ये कैसी अजीब सी कार है। और उस कार में वही दोनों आदमी थे, मेरे घर के ठीक सामने। हम दोनों वापस अंदर आ गए। क्या वो मुझे ही ढूंढते हुए बार बार इस जगह आ रहे थे? हालांकि जब से ऑफिस से पुलिस को कॉल किया गया था तब से उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने स्कूल में ऐसे हत्यारों के बारे में पढ़ा था और मुझे ये भी पता था कि कुछ लोग उनके लुभावने झांसे में आ जाते हैं। क्या मैं भी झांसे में आ जाती अगर मैं जूतियों को छू लेती? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। जब मैं 18 साल की थी, मैं एक बहुत ही सीरियस रिश्ते से बाहर आई थी और नए लोगों से मिल रही थी। मैंने एक डेटिंग ऐप पर एक लड़के से बात करनी शुरू कर दी। मेरे पेरेंट्स को मेरे पहली रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही इस ऑनलाइन डेटिंग के बारे में, इसलिए उन्हें इस कहानी के बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी मुझे उन्हें इसे किसी दिन तो बताना होगा। डेटिंग ऐप पर आते ही मुझे कई लड़कों के मैसेज आने लग गए। उनमें से कई तो बिगड़े हुए थे, पर जल्दी ही मुझे एक अच्छे दिख रहे लड़के का मैसेज आया। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो मैं उसे अभी के लिए जतिन कहकर बुला रही हूँ। जतिन उस समय करीब 23 साल का था जब उसने मुझे मैसेज किया। उसने मैसेज में मेरी तारीफें की और अनुभवहीन होने के कारण मैं काफ़ी खुश हुई और शर्माई भी। हम लोगों ने बातें शुरू की। वो नेपाल में रहता था और इंडिया में मैं रह रही थी। हम दोनों के कई शौक एक जैसे थे। हम दोनों कॉलेज जाते थे। मैं एसोसिएट डिग्री लेकर पुलिस अफसर बनना चाहती थी और वो बैचलर डिग्री लेने के लिए कॉलेज जाता था। समय बीतता गया और उसके मैसेजेस ने मुझे बेआराम करना शुरू कर दिया। एक बार वो मुझसे बोला कि मुझे गोरी लड़कियां एशियन लड़कियों से ज़्यादा पसंद हैं। उसने मुझसे कहा कि वो हमेशा एक गोरी लड़की के साथ सेक्स करना चाहता था। उसने मुझे पूछा क्या मैं अब भी एक वर्जिन हूँ, और हालांकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मैंने जवाब दिया हाँ। उसने अब मुझे सेक्स की बातें करने के लिए बोला। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं उससे बातें करती चली गई। एक दिन उसने मुझसे पूछा क्या मैं उससे मिलने किसी दिन नेपाल आ सकती हूँ। घर के बंधनों की वजह से और उसके पेरेंट्स पुलिस में हैं, इसके कारण वो उन्हें नहीं मिलने आ सकती। जिस पर उसका जवाब था अब तुम 18 साल से ज़्यादा की हो चुकी हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो। उसकी बात भी सच थी, पर अगर आपके पेरेंट्स खुद ही पुलिस हों तो आपको उनकी बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। हालांकि मैंने उसे बताया था कि मैं इंडिया में रहती हूँ, पर मैंने उसे अपनी पूरी लोकेशन नहीं बताई थी। वो मुझसे पूछता कि क्या मैं साकेत नई दिल्ली में रहती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल पर भी अपने स्टेट का नाम नहीं दे रखा था। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। उसने मुझसे कहा कि उसे पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और मैंने मान लिया। फिर उसने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा और मैंने देने से मना कर दिया। वो गुस्सा हो गया और मुझसे बोला हर कोई अपना एड्रेस दे देता है, और जो कि मुझे पता है कि सच नहीं है। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, मगर कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती है। कुछ हफ्तों बाद कुछ लोगों ने मेरे पड़ोस में घर के अंदर धावा बोल दिया, मगर उन लोगों ने कोई चीज़ चोरी नहीं की, वो बस किसी को ढूंढ रहे थे। ये सुनते ही मेरा दिल सीने से बाहर आने लग गया। जतिन ज़रूर मुझे ही खोज रहा होगा। कुछ समय के बाद उन्होंने खोजना बंद कर दिया। आज भी ये ख्याल मुझे डरा देता है कि अगर जतिन मुझे सच में खोज लेता तो क्या होता।